चलो करते हैं फिर 10th करते हैं 10.2 का 10 इवेंट्स A and B are such that PA equal to 1/2. देखो नॉट ए और नॉट बी का मतलब क्या हुआ कि नॉट ए तो ये हुआ ना नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट, तो पी नॉट ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और नॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4। तो इसे आप ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसे आप क्या लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन लॉ होता है, तो डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 1 - 1/4। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट 1/4 है तो ए इंटरसेक्शन बी 1 में से माइनस करके आ जाएगा 1 - 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब हमको इंडिपेंडेंट अगर फाइंड करना है तो इंडिपेंडेंट को फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये इंडिपेंडेंट शो करना है ना हमको, तो नाउ पी ए 1/2 इंटू 7/12, so this will be 7/24 or this is 3/4, both are not equal, so therefore these are not independent। इंडिपेंडेंट ये नहीं है। क्या आंसर है 13.2 का 10 ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 12। A die is tossed thrice। एक डाई को अगर आप 3 बार फेंकते हैं, 3 बार टॉस करते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। कम से कम एक नंबर, कम से कम एक बार ओड नंबर आना चाहिए। तो एट लीस्ट वंस का मतलब हो गया कि या तो एक बार ओड नंबर आए, या 2 बार ओड नंबर आए, या फिर तीनों बार ओड नंबर आए। तो जब इसके हमारे 3 केस बनेंगे, या तो एक बार ओड आए, या 2 बार ओड आए, या 3 बार ओड आए, तो हमारे बनेंगे 3 केस। कि सपोज करो कि या तो पहली बार ओड आ गया, दूसरी बार ओड आ गया, तीसरी बार ओड आ गया, एक केस ये बनता है। या 2 में ओड आ जाए, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, पहले तीसरे में ओड आ जाए, या फिर तीनों ओड आ जाए। तो ये बहुत सारे केस बन जाएंगे हमारे पास, 7 केस बन जाएंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है कि एट लिस्ट वाला, तो हम क्या करें, एक ऐसा केस फाइंड कर लीजिए जिसमें कोई ओड नहीं आ रहा, ओड नंबर ही नहीं आ रहा। तो आप क्या करें, आप वो केस फाइंड करो जिसमें ओड नहीं आ रहा, और फिर उसे 1 में से माइनस कर दो टोटल में से। ये आपका शॉर्ट पड़ता है तरीका। तो देखिए इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपने किसी भी, अगर सपोज करो आपने एक डाई को टॉस किया,
तो डाई को टॉस किया तो इवन नंबर आने, इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6, ऑड नंबर 1 3 5। तो आपको फाइंड क्या करना है कि ऑड नंबर आना चाहिए। तो आप ये कह लो ना कि कोई भी, मतलब कि ऑड नंबर आ ही नहीं रहा है, सारे के सारे इवन नंबर आ रहे हैं। तो आप इवन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। इवन नंबर होंगे 2 4 6। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर आने की? अगर ये इवेंट ए है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 3/6, यानी कि 1/2 होगी। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो आपको तीनों इवन आने चाहिए, मतलब कि अब आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? एट लीस्ट 1 ओड नंबर। तो इसको आप क्या करेंगे? इसे आप 1 में से माइनस करेंगे। किसको? P all 3 even numbers। तो 1 माइनस पहला वाला इवन नंबर आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। दूसरा भी इवन नंबर आ गया 1/2। तीसरा भी इवन आ गया 1/2। जब पहली बार टॉस किया इवन नंबर आया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकेंड टाइम जब टॉस किया देन प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/2। थर्ड टाइम में 1/2। तो क्या होगी इवन आने की? तीनों बार आने की 1/8। बट आपको निकालना है कि तीनों बार इवन नहीं आना चाहिए, कम से कम एक बार ओड आना चाहिए। तो उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो। देखो इसको और अच्छे से आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप अगर आप एक क्वाइन को 3 बार टॉस करते हो तो 3 बार टॉस करने में 8 केस बनते हैं, बनते हैं 8 केस बनते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 टेल में कितने केसेस आते हैं? एटलीस्ट 1 टेल में HHT आएगा, यहां से लेके यहां से जितने भी केसेस शुरू होंगे उन सब में T आएगा। तो ये जो सारे केसेस होंगे 7 केसेस होंगे, सिर्फ एक केस छूटता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि एटलीस्ट 1 टेल की, तो आपको इन 7 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेटर क्या है? इन सबकी 8 की प्रोबेबिलिटी, जो पूरा सैंपल स्पेस होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पूरी 1। तो बेटर होगा कि आप इन 7 की प्रोबेबिलिटी निकालने के बजाय आप 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। जो एक बचा हुआ है ये कौन सा है? जब इसमें कोई भी टी नहीं है, इसे माइनस कर दो तो सीधा आंसर आ जाता है आपका। वो बहुत सारे फाइंड नहीं करने पड़ेंगे आपको। इज इट क्लियर? 12th क्वेश्चन देखो, 14 का बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसको आप ए सपोज कर लो कि ए, पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम एंड पी बी प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो पी बी कितना है? 1/3 है। Now we have to find exactly one of them solve the problem। exactly one of them, exactly one of them का मतलब हुआ कि if there are 2 persons then only one can solve। सिर्फ एक ही सॉल्व कर सकता है। तो या तो ए सॉल्व कर रहा होगा तो बी सॉल्व नहीं करेगा, और बी सॉल्व करेगा तो ए सॉल्व नहीं करेगा। ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व। तो देन वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, वन ऑफ देम सॉल्व।
एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व मतलब कि अगर ए करेगा तो बी नहीं करेगा, अगर ए और बी दोनों करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। इफ बी डज नॉट सॉल्व तो देन यू विल राइट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और मतलब प्लस, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और अगर ए नहीं करेगा तो बी करेगा। एग्जैक्टली वन ऑफ देम को आप ऐसे लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ए करेगा बी विल नॉट सॉल्व, इफ ए डज नॉट सॉल्व देन बी सॉल्व। दोनों में से एक करेगा, दोनों नहीं करेंगे, एक जरूरी है करना। और बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यू कैन राइट पी ए पी बी। और देखो ये इसको हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन योर बुक एनसीईआरटी, उसमें बुक है कि हाउ कैन यू राइट दिस, ये प्रूव है, ये एग्जाम्पल है, तो इसको आपको कर लेना है। और इसको आप यू कैन राइट पी कॉम्प्लीमेंट और पी बी। अब इसमें वैल्यू रख दो, पी ए की वैल्यू 1/2, पी बी की कितनी हो जाएगी 2/3, क्योंकि पी बी 1/3 है तो पी बी कॉम्प्लीमेंट ये 2/3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/2 और 1/3, दैट्स योर आंसर। अगला क्वेश्चन बोलो, इसके बाद क्वेश्चन बोलिए। क्या 13.2 में कोई और क्वेश्चन है? 13.2 में 13.2 कंप्लीट विद एग्जाम्पल। ओके, तो अब आप बुकलेट का क्वेश्चन बोलेंगे। बुकलेट के मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे आपको, और आज मैं आपको बता दूं, आपने बुकलेट के जेई मेंस के जो मॉड्यूल है उसके जेई मेंस के 15 क्वेश्चंस करने, 15 20 क्वेश्चंस तक आपको ट्राई करने हैं। जेई मेंस के 20 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। और नाउ आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। पूछिए, मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछिए। एग्जाम्पल 8 और 19, 8 19 एंड और ये एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब बताया ना मैंने। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब होता है कि अगर दो आदमी हैं उनमें से एक सॉल्व करेगा, तभी तो एग्जैक्टली वन हुआ, सिर्फ एक। दैट मीन्स अगर उसमें ए और बी 2 पर्सन और ए सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, तो बी नहीं करेगा। अगर ए भी कर रहा होगा बी भी कर रहा होगा, तब तो दोनों ने सॉल्व कर दिया। दैट मीन्स दिस इज नॉट एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ कि ए करेगा तो बी नहीं करेगा, तो ए और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ए करेगा बी नहीं करेगा, बी नहीं करेगा मतलब उसका बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर अगर बी करेगा तो पी बी, ए विल नॉट, ए नहीं करेगा यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इसके इक्वल हो जाएगा पी ए और पी बी कॉम्प्लीमेंट। क्या क्लियर नहीं हुई बात? क्या बात क्लियर नहीं हुई? एनसीईआरटी का 9 पूछा है रोहित। अरे एनसीईआरटी का पूछ रहे हो या किसका पूछ रहे हो? बुकलेट का पूछ रहे हो? मॉड्यूल। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ इंटरमीडिएट
are arranged if the letters of intermediate are arranged, then the probability no two E occur together. No two E occur together. No two E occur together. If the letters of intermediate are arranged, then the probability no two E occur together. देखो हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक तो ये चाहिए होगा कि इसमें टोटल केसेस कितने बन रहे हैं। अगर हम ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इन सबको अरेंज करें तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो एक तो हमको टोटल वर्ड्स फाइंड कर लो, कितने बनेंगे टोटल वर्ड्स। आप इसमें ये देखो आई 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स, एन 1, एन टी 1 2, अच्छा ई 3 1 2 3, आर एक ही बार आ रहा है, तो एन भी एक बार, आर भी एक बार, एम वंस, एम भी एक बार, ई डन, डी एक बार, आई ए एक बार, टी हो गया, ई हो गया। कितने वर्ड्स हुए 1 2 3 4 5 7 9 और 3, टोटल वर्ड्स हैं 12। तो इन टोटल 12 लेटर्स को अरेंज करके हम 12 लेटर्स हैं एंड 12 लेटर्स आर, तो टोटल वर्ड्स बन गए, कितने बन गए। अब हमको चाहिए क्या कि नो टू ई कम्स, then the probability no two E occur together, no two E occur together, दोनों E इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों E इकट्ठे नहीं आने चाहिए। टोटल हमारे पास कितने, टोटल ई हमारे पास 3 है और टोटल लेटर्स कितने 12, और तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। ये तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए या दो ही इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ये दो बातें हैं, अलग अलग बातें हैं दोनों। तीनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए उसको अलग तरह से करते हैं, और जब किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो कि दो इकट्ठे, कोई दो इकट्ठे नहीं आने चाहिए, एनी टू, नो टू अकर्स टुगेदर, तो उसका अलग तरीका होता है। उसका क्या तरीका होता है कि ये ई जो है इनको आप छोड़ दीजिए, ड्रॉप करिए। तो अब कितने बचे आपके पास, टोटल बचे अब आपके पास 9 लेटर्स। तो 9 लेटर्स को आप अरेंज कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने इन ई, जो ई की बात हो रही थी कि ई दो कोई भी ई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, उनको आपने हटा दिया, तो आपके पास 9 लेटर्स बचे। अब इन 9 लेटर्स को आपको अरेंज कर लीजिए। अगर आप जो इसमें स्पेस बचे हुए हैं, है ना, इसमें जो स्पेस बचे हुए हैं, तो ये जैसे एक आप ई यहाँ पे लगा दो या यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 और ये प्लेस है, तो टोटल आपके पास कितने प्लेस हो गए 10। इन 10 प्लेसेस में अगर कहीं भी आप ई पुट कर देते हो, यहाँ ई, तो कंजिक्यूटिवली दो ई इकट्ठे नहीं आएंगे, उनके बीच में कोई ना कोई एक लेटर होगा। ई यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, तो बीच में कोई लेटर आ गया, या ई यहाँ पे आ जाए, तो एक यहाँ पे ई आया था, एक लेटर ये, एक लेटर ए, यहाँ पे ई आ गया। तो आपको जो यहाँ पे ई को फिल करना होगा वो इन 10 प्लेसेस पे करना होगा। तो अब टोटल हमारे केसेस कितने बनेंगे,
no two e occur together, no two e occur together. तो इनके केसेस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ केसेस इन विच नो टू ई अकर टुगेदर, तो ये आपके 9 है, इन 9 को आप अरेंज कर लो। 9 को कितने तरह से अरेंज कर दोगे? 9 फैक्टोरियल। बट ये जो 9 लेटर्स बचे हैं इनमें ई को छोड़ के इसमें टी 2 है और आई 2 है, ये सेम है, तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हो गया इन 9 का। अब बाकी जो बचे ये ई कहाँ फिल करोगे? इन 10 में से किसी भी 3 प्लेसेस पे आप कहीं भी फिल कर सकते हो, कोई से भी 3। तो आप 10 में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लो, 10 में से C3, तो मल्टीप्लाई 10 C3, मल्टीप्लाई 10 C3, तो ये टोटल केसेस आ गए। इसमें एक बात और याद रखना, हमने C क्यों लिया है? कई बार इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा, आपको P लेना चाहिए था या C लेना चाहिए था, क्योंकि अगर आप E यहाँ पे फिल कर दिया, मान लो आपने एक E यहाँ पे फिल कर दिया, एक E ये फिल कर दिया, तो आप अगर P फिल कर देंगे यहाँ पे 10P3, इसका मतलब E इधर आएगा और E यहाँ पर आ जाएगा, तो ये दो E अगर इंटरचेंज भी हो जाते हैं तो नया वर्ड थोड़ी बनेगा, नया वर्ड तो नहीं बनेगा ना, तो इसलिए हमने P नहीं लिया। P वहां पर लेंगे जहां पर कि इनका प्लेस चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से नया वर्ड बन रहा होगा, यानी कि ऑर्डर मैटर कर रहा होगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन करा है। अगर डिफरेंट अगर वर्ड्स होते हैं यहाँ पर ना, तो हमको फिर यहाँ परम्यूटेशन करना पड़ता। यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया है। क्यों? क्योंकि ये सेम है, इनका आपस में चेंज होने से न्यू वर्ड नहीं बनेगा, एक ही रहेगा, ये वाला ई यहाँ आ जाए या यहाँ पर आ जाए। तो ये बन गए हमारे फेवरेबल केसेस, बस आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। क्या क्लियर होगी बात? बात क्लियर होगी ना? इसके बाद आपका क्वेश्चन है, कौन सा है? 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, n positive integers taken at random are multiplied together। क्वेश्चन ये है कि n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और रैंडमली लिए गए हैं। रैंडमली मींस कि हमने कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी ले लिए, जैसे सपोज करो मैंने 12 ले लिया, 15 ले लिया, 19 ले लिया, 20 ले लिया, ऐसे करके ये 4 नंबर्स हो गए। हम 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12, कितने भी नंबर ले सकते हैं, कितने भी नंबर ले सकते हैं। तो इसमें है कि n इंटीजर्स को लिया गया है, तो जैसे मैंने 4 इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 5, तो लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए, लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं यहां पर, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि हमने n इंटीजर्स लिए हैं, टोटल हमने कितने इंटीजर्स लिए हैं? n इंटीजर्स। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर n इंटीजर्स को लिए हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर जैसे लास्ट में बोला है कि 5 आना चाहिए, तो लास्ट में क्या आ सकता है, कितने नंबर्स बनेंगे? नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमें तो लास्ट का डिजिट देखना है भाई, 0 देखना है हमने, तो सारा मल्टीप्लाई करके जो लास्ट का डिजिट आएगा हम तो उसको देखेंगे ना, तो प्लस का हो या माइनस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो
अगर हमारे पास ये n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसने तो लिया हुआ है वैसे भी n पॉजिटिव इंटीजर्स टेकन एट रैंडम, n पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हुए हैं, तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में डिजिट आएगा वो वही आएगा जो इनके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, एक छोटा एग्जांपल लूं, जैसे 2 लिया, 4 लिया, है ना, 12 ले लिया, 13, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो, अगर सपोज करो 12 होता है 14 होता, चलो ये तो वही बात होगी। तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका लास्ट वाला डिजिट कौन सा होगा, उसका लास्ट डिजिट वही होगा जो इनके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे 3 2 जा 6, 6 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 24, ये 24 आया ना, तो 24 का लास्ट डिजिट है 4, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरी पूरी मल्टीप्लाई, उसका जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट भी 4 होगा। तो इससे पता क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो डिजिट होगा 3 2 जा 6, 24 2 जा 48, 48 आएगा, तो 48 का कितना आ जाएगा, लास्ट 8 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इन सबको, तो मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आएगा उसका भी लास्ट डिजिट 8 होगा। एक बात, तो अब हमें ये बात आती है कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो हम यहाँ पर कितने तरह से फिल कर सकते हैं। अगर हमने सपोज करो ये नंबर लिया, एक नंबर, अब हमारे पास ये नंबर्स हैं x1 x2 x3 और टोटल कितने नंबर्स हैं xn, n इंटीजर्स हैं। तो इसका जो ये वाला डिजिट हो, यहाँ पर जो हम पहला इंटीजर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंटीजर जैसे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं 10 भी ले सकता हूँ या मैं 11 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे ये आ गया 0, यहाँ पे 1 आ गया। अगर यहीं पे कोई नंबर लिया जाए तो 12 भी लिया जा सकता है। तो टोटल जो ये वाला होगा प्लेस, इसका इसका जो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो कितने तरह से फिल हो सकता है, 10 तरीके से। 10 नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, मतलब 10 डिजिट्स हो सकते हैं। लास्ट डिजिट जो है वो 10 तरह से फिल हो सकता है। ऐसे ही इसका भी 10 तरह से हो सकता है, इसका भी 10 तरीके से हो सकता है, इसका भी 10 10, तो टोटल कितने तरह से आपका जो ये लास्ट डिजिट है तो वो कितने तरह से आ सकता है, यानी कितने नंबर्स बन सकते हैं, फिर टोटल नंबर्स हमारे कितने बन सकते हैं, फिर टोटल केस जो बनेंगे वो बन जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 n टाइम्स, यानी कितना बन जाएगा ये 10 की पावर n बन जाएंगे, टोटल केस बनेंगे 10 की पावर n। एक बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 5 आना चाहिए। लास्ट डिजिट कितना आना चाहिए, 5। कोई भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 5 कब आएगा, आप ये सोचो कि जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, क्या इसमें 5 आया। यहां पर जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या 5 आया, नहीं आया। 5 कब कब आ सकता है, किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 5 आ सकता है। देखो, अगर मान सपोज करो यहां जैसे 1 लिखा होता, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। सपोज करो 1 3 5 7 9, ये कैसे नंबर है, ओड नंबर है। आप सपोज करो कि वो कितने इंटीजर्स बनेंगे जिनके, जैसे सपोज करो हमने ऐसे इंटीजर्स लिए जिनका यूनिट प्लेस पे डिजिट 1 3 5 7 9 आ रहा है।
13, क्योंकि देखो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 आएगा, तो 5 आ गया, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। तो ये वो डिजिट हो गए कि अगर 1 3 5 7 9 आ रहा होगा तो इनको मल्टीप्लाई करके 5 आएगा। आप ऐसे इंटीजर्स के नंबर निकाल दो जो बनेंगे जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 हो। यानी जैसे मैंने यहां लिखा था, तो इसको हम ऐसे इंटीजर्स ले रहे थे जिनके लास्ट में 10 इंटीजर्स आ रहे थे, 0 1 2 3 4। आप 10 मत लो, आप यहाँ पे कितने लोगे अब, यहाँ पर जो ये वाला इंटीजर होगा तो वो ऐसे इंटीजर लोगे जैसे आपने 11 ले लिया, आप 12 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते। आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने 11 ले लिया, यहाँ पे आप 13 ले लो। आप यहाँ पे ऐसा नंबर ले लो जैसे 145 ले लो, यहाँ पे 145 145 ले लो। यानी कि अब जैसे यहाँ पर भी जैसे आपने 11 लिया, आप 13 भी ले सकते हो। आप यहाँ 13 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, 19 ले सकते हो। तो ये वाला जो अब जो हुआ, तो वो कितने तरह से भरा जाएगा, फर्स्ट डिजिट 5, ये वाला 5 से भरोगे, इसको भी 5 से भरोगे, इसको भी 5 से भरोगे, सारे के सारे आप 5 से भरोगे। अब तो अब टोटल कितने तरीके हो गए, अब जो टोटल तरीके हो गए वो 5 टू द पावर n हो गए। इतने आपके इंटीजर्स बन जाएंगे 5 टू द पावर n। ये वो इंटीजर्स बनेंगे, ये वो इंटीजर्स बनेंगे जिनका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, है ना। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करो नंबर इस तरह का बन गया, जैसे एक ले लिया हमने इंटीजर 11, फिर दोबारा 13 ले लिया, फिर हमने कितना ले लिया 1 1 1 ले लिया, फिर 1 3 1 ले लिया, इस तरह से है। तो अब क्या बनेगा, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा 3, 1 जा 3, 3 जा 1 जा 3। तो अब जो इनकी प्रोडक्ट आएगी, अगर इस तरह के अगर इंटीजर्स होंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 3 आएगी। लेकिन हमें वो तो नहीं चाहिए, हमें तो 5 वाली चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 5 की पावर n के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आएंगी जिनका लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे भी बहुत सारे आएंगे। तो इनमें से वो माइनस करने पड़ेंगे, यानी आपको वो वाले नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे 1379 वाले, जिनके लास्ट में 1379 आएगा। तो अब आप ऐसे इंटीजर्स लो जिनका लास्ट डिजिट में 1 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो। तो इनसे जो जितने भी प्रोडक्ट आएंगी, प्रोडक्ट जो जितनी भी प्रोडक्ट आएगी उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसमें 5 नहीं आएगा। 1379 से अगर ऐसे इंटीजर्स लोगे जिनका लास्ट डिजिट 1379 होगा, उनकी प्रोडक्ट करने पर इंटीजर का लास्ट डिजिट 5 नहीं होगा। इसलिए आपको इनसे बने हुए इंटीजर्स को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये है 1379, तो ये वाला प्लेस अगर आप 1379 से भरोगे यानी 4 तरह से भरोगे। ऐसे इंटीजर्स लोगे जिसके लास्ट में 1379 यानी 4 से फिल हो सकता है वो। ऐसे ही ये 4 से हो सकता है, ये भी 4 से, ये भी 4 से। तो टोटल कितने केस बनेंगे, 4 टू दी पावर 9। तो आपको इसमें से 4 टू दी पावर 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये वो केसेस आ जाएंगे, ये वो केसेस होंगे जिनके मल्टीप्लाई करने पर जो इंटीजर्स आएंगे उनके लास्ट में सिर्फ 5 होगा, लास्ट वाला 5 का। तो ये केसेस आ गए 5 की पावर 9 माइनस 4 की पावर 9।
तो आंसर क्या हो गया? बस इसे डिवाइड कर दो, ये NS है टोटल, 10 की पावर n से इसको डिवाइड कर दो। क्या क्लियर हुई बात आपको? ये कुछ समझ आया? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ थोड़ा बहुत समझ आया? अब एक बात और देखो, इसका एक और पार्ट है। अब आपको ऐसे ऐसे डिजिट मतलब अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट डिजिट, अब लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर आपसे पूछा है कि लास्ट डिजिट अब 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 कब आएगा आप ये देखो, लास्ट डिजिट 0 कब आएगा? जैसे कोई नंबर 2 है, सपोज करो 4 है, 7 है, 2 4 6 है, 8 है, 2 4 6 8, 1 3 5 7 और ये 0 है, मान लो 0। टोटल कितने हो गए? 9। 10 डिजिट है। अब इसमें से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको लाना है 0। तो 0 कब कब आ सकता है? देखो, जो टोटल नंबर बनते हैं हमारे, तो वो बनेंगे 10 की पावर n, 10 की पावर n बनेंगे, है ना? लेकिन हमें जो बनाना है 10, अगर हमने टोटल टोटल केसेस ले लिए, तो इसमें से अगर मैं 0 और 5 को ड्रॉप कर दूं, 0 5 को ड्रॉप कर दिया, बचे कितने? 8, 1 3 7 2 4 6 8। तो अगर इनसे कोई नंबर बन रहा होगा, इनसे अगर कोई नंबर बन रहा होगा 1 3 7 2 4 6 8 9 से, तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है? दोबारा सुनो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है जैसे 1 1, तो लास्ट में 1 आ गया। अगर लिखा है 23, लास्ट में 3 आ गया। मल्टीप्लाई लिखा है 3 2 7, तो लास्ट में देखो 7 आ गया। ऐसे ही 2 लिखा हो, लास्ट में 2 हो, जैसे सपोज कर लो 12 है लिखा है, फिर लास्ट में 2 आ गया। ऐसे ही 4 आ गया, 6 आ गया, 8 9। तो क्या जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनसे इंटीजर आएगा, तो तब क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो इनसे ये जो 8 डिजिट हैं, इनसे जो इंटीजर बनेंगे मल्टीप्लाई करके, 2 7 जा 14, 3 जा 42 और 42 1 जा 42, 2 आ रहा लास्ट में। तो इनसे जो मल्टीप्लाई करके इंटीजर आएगा, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। यानी कि ये जो 10 की पावर n है, टोटल नंबर्स, इनमें से बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 0 नहीं होगा। तो वो कौन कौन से होंगे? जो इनसे बने होंगे, 1 2 4 6 8 9, यानी ये 8 डिजिट्स हैं। कितने? ये 8। तो 8 से कितने बनेंगे? वो 8 वाले कितने बनेंगे? आप इसको 8 से फिल कर दो, इसको 8 से, इसको 8 से फिल कर सकते हैं आप। 8 टू दी पावर n, 8 टू दी पावर n ऐसे नंबर्स होंगे, ऐसे इंटीजर्स आएंगे वो, जिनमें 0 नहीं बनेगा। तो ये जो 10 की पावर n है, इसमें से 8 की पावर n माइनस कर दो। ठीक है। अब दूसरी बात, जब आप अभी आपने देखा कि इन नंबर्स को लेकर के जब इसके अंदर 5 भी आ रहा है, तो इससे कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बनेंगे, कुछ वो ऐसे ऐसे नंबर्स भी आएंगे
जैसे हमने इसको लिया ना 1 7 2 4 6 8 9, इनसे जितने भी बनेंगे उनमें लास्ट में 5 भी नहीं आएगा। तो इसके अंदर वो भी नंबर्स इंक्लूड हैं जिनके लास्ट में 5 आ रहा है। आप समझ रहे हैं इसमें? क्योंकि 5 भी अगर हमने इसमें टोटल हमने 10 को लिया था ना, तो इसमें वो नंबर्स भी तो होंगे जिनके लास्ट में 5 आ रहा होगा। तो आपको वो भी माइनस करने पड़ेंगे जिनके लास्ट में 5 आ रहा होगा। तो इसमें से आप 5 कितने में से आता है? 5 का ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n। तो ये वो नंबर्स हो गए जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो अपॉन 10 की पावर n कर देंगे। क्या कुछ क्लियर हो रही बात? देखो, आपको एक चीज यहां पे समझना होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग पे हल्का सा जोर डालना पड़ेगा। हमारे जैसे कुछ इंटीजर्स ले रहे हैं हम, x1 x2 x3 xn, n इंटीजर्स हैं, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कोई एक नंबर आएगा। उस जैसे कोई भी मल्टीप्लाई करा, सपोज करो मैं एग्जांपल ये लिख देता हूं कि ये नंबर आ गया, इसके लास्ट में 9 आ गया, लास्ट में 9 आ गया। तो हमारा जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें हमको ये प्रूव करना है कि प्रोडक्ट जब करें तो 5 आए। जैसे इसके लास्ट में 9 आ रहा है, हमारा 5 आना चाहिए, यानी नंबर ऐसा होना चाहिए। ये 5 लिख दिया मैंने कुछ यहाँ पे इंटीजर्स लिखे थे, जब उनको मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, तो इसके लास्ट में 5 आया। तो इस तरह के कितने नंबर्स बन सकते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 5 ही आना चाहिए? पहला तो ये क्वेश्चन है। जैसे मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सपोज करो ये आ रहा है, तो हर बार 5 आए तो ऐसे कितने केस मतलब में बन सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहला पार्ट हमने ये किया था कि टोटल केस निकाले थे हमने कि टोटल कितने नंबर बनेंगे। अगर ये n इंटीजर्स लिए हैं मैंने, 1 2 3 4 n, यहां पर जो हम नंबर ले सकते हैं वो ऐसे नंबर ले सकते हैं कि मतलब यहां पर जो इंटीजर लेंगे उसके लास्ट में 0 भी ले सकते हैं, उसके लास्ट में हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी। तो यहां पर जो हमारा इंटीजर है उसको लेने के कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं। यानी लास्ट वाला डिजिट उसका या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4, ऐसे कोई भी आप यहाँ पे इंटीजर ले लो, तो 10 तरीके हो गए टोटल। ऐसे इसके भी 10, इसके भी 10, 10 की पावर n टोटल हो गए। अब बात आती है कि हम यहाँ पर कैसे इंटीजर लें कि उनका प्रोडक्ट 5 आए। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी ऐसे इंटीजर लोगे, कौन से लोगे? आपको 5 चाहिए, तो अगर आपने ये ले लिया 2 4 6 8, तो कभी 5 आएगा ही नहीं, कभी भी 5 नहीं आएगा। तो 5 या 0 ले लिया, 5 तो आने का ही नहीं कभी भी। कौन से नंबर लेने पे आएगा 5 आपका? लिखा था मैंने 1 3 5 7 9 को लेने पे आएगा। आपका जो ये आएगा कब आएगा? 1 3 5 7 9। अगर आप यहाँ पे ऐसे इंटीजर्स चूज करते हो कि उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, सारे इंटीजर्स ऐसे चूज करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर जिनके लास्ट में ये वाले डिजिट हो, तभी 5 पॉसिबल है। तो ये इसका मतलब कितने यहाँ पे आप कितने नंबर से ले सकते हो, कितने तरह के? 5 तरह के। इसको भी 5 5 5, तो 5 की पावर n टोटल तरीके हो गए। ये वो नंबर्स होंगे जिनमें लास्ट वाला डिजिट 5 आएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी डिजिट्स होंगे, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे भी इंटीजर्स होंगे जिनमें 5 नहीं होगा। वो कौन से होंगे?
वो होंगे जो इनसे बने होंगे 1379। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई यहाँ पे इंटीजर्स लिखे होंगे हमने, उनमें 5 नहीं होगा, लास्ट में सिर्फ यही रह गया होगा 1379। तो इनसे जो प्रोडक्ट आएगी उसमें 5 नहीं आएगा। तो ऐसे कितने केस होंगे? ऐसे केस में ये 4 डिजिट हैं, 4 से आप यहाँ पे फिल कर लो। कहाँ पे? यहाँ पे 4 से फिल कर लो इसको, 4 से 4 से 4 की पावर n। तो ये वो वाले केस हो गए जिनमें 5 नहीं आएगा, इन्हें माइनस कर दो, तो सिर्फ वो केस बच गए जिनमें 5 आएगा। क्या ये क्लियर होगी बात? देखो, तो ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगला क्वेश्चन था आपका 8, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 था। तो 9 क्वेश्चन देखो। एक बैग के अंदर n व्हाइट और n रेड बॉल है। n व्हाइट, n रेड बॉल, रेड बॉल। Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. अब इसमें से पेयर निकाला जा रहा है, तो पेयर निकाल रहे हैं और तब तक खाली नहीं हो जाता, तो टोटल कितने केस बनेंगे? टोटल केस पहले पहले निकाला हमने, तो कैसे? 2 निकाल रहे हैं ना हम। तो 2 निकाल दो। पहले कितने निकालोगे आप? टोटल कितनी बॉल्स हो गई? एन ये टोटल 2n हो गई। अब 2n में से कोई सी पहले 2 निकाल दी आपने, 2n में से 2 बॉल निकल गई, Ne2। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए उसके? 2nC2। अब निकाल करके बाहर रख दिए, फिर दोबारा 2 बॉल निकाली, तो अब बॉल कितनी बची बैग में? 2n-2। उसमें से फिर 2 बॉल निकाली, 2n-2 में से फिर 2 निकालनी, कितनी रह गई? 2n-4। उसमें से फिर 2 निकाल दी, तो 2n-4 में से फिर 2 निकाल दी, और इसी तरह से करते चले गए। लास्ट में 2 ही बचेंगी, 2 में से 2 निकाल दी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए इसको सिलेक्शन के? ये आ गए, ये टोटल तरीके आ गए, इतनी बॉल निकल जाएंगी। इसको सॉल्व कर दो। आप इसे 2nC2 को लिख सकते हो 2n और 2n-1 अपॉन 1 × 2। ऐसे खोलते हो ना इसको, 2n-2, 2n-3 अपॉन 1 × 2। ऐसे ही करते करते लास्ट में बन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देखो कितने टर्म है टोटल। ये यहाँ पे 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, 2 कितनी बार आएगा? टोटल कितनी टर्म्स होंगी? कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, और ऊपर 2n, 2n-1, 2n-2। ये किसकी डेफिनेशन है? 2n फैक्टोरियल की। तो हमारे टोटल केस आ गए 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n। इतना क्लियर हो गया? तो ये तो टोटल केस आ गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी, कि फाइंड द शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 व्हाइट 1 रेड बॉल। यहाँ पर जो हमने 2 बॉल निकाली है, पेयर निकाला है, इस पेयर में एक व्हाइट और एक ब्लैक है, एक व्हाइट और एक रेड है। तो वो केस कितने बनेंगे? फेवरेबल केस। पहले हमने 2 निकाल रहे ना हम सिर्फ, तो 2 कैसे निकाल रहे? एक निकाले, एक हमने ड्रॉ किया व्हाइट से, एक किया रेड से। 2 बॉल हो गई, nC1 nC1। इसके बाद कहां से ड्रॉ किया? अब हमने यहां से दोबारा किया एक एक, तो यहां बची n-1, यहां भी n-1।
तो ये बची n-1 c1 और ये भी n-1 c1, तो इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से चलता जाएगा। अब n-2 बचेंगी तो n-2 का स्क्वायर करके लास्ट में 1 c1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया nc1, nc1 n होता है, ये भी n होता है, तो ये n का स्क्वायर हो गया। ये n-c1 n-1 ही हुआ ना, तो ये n-1 का स्क्वायर हो गया और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो टोटल क्या लिख सकते हो आप, n-1 n-2 ऐसे चला होगा 1 तक, उसका होल स्क्वायर आ गया। और ये क्या होता है, फैक्टोरियल n का स्क्वायर आ गया। ये टोटल केस आ गया, फेवरेबल केस। तो आंसर क्या आ गया, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, वो आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? हाँ, ये अगला क्वेश्चन देखो, 6 9 9 हो गया, 6 8 9 19। देखो बेटा, बात है 19। क्वेश्चन क्या है, a sportsman chances of shooting an animal at a distance are, मतलब ये प्रोबेबिलिटी है शूट करने की, a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। स्पोर्ट्समैन चांस ऑफ शूटिंग एन एनिमल एट अ डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पर एक स्पोर्ट्समैन एक एनिमल को शूट कर देता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है ये a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। he fires when r equal to 2a, if he and if he misses he reloads and fire when r equal to 3a 4a 5a, if he misses at a distance na तक अगर वो मिस कर गया, the animal escapes, what are the odds against the sports person, odds against the sports person। odds against का मतलब देखो क्या है, पहली बात द स्पोर्ट्स मैन सक्सीड्स, देखो ही फायर्स व्हेन आर इक्वल टू 2a, अगर उसने आर इक्वल टू 2a पे फायर किया और शूट कर दिया, आर इक्वल टू 2a पे उसने शूट कर दिया, तो कितना हो गया है, ए स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई। ये आर इक्वल टू 2a पे शूट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो एनिमल को शूट कर देगा। अगर उसने शूट नहीं किया तो तब वो 3a पे शूट करेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 9a स्क्वायर। तो अब ये 1/9 आ जाएगा। देखो, अब या तो वो पहले ही चांस में शूट कर देगा उसको 1/4, पहले ही चांस में उसने शूट कर दिया। अगर पहले चांस में शूट नहीं किया तो पहले वाला जो चांस होगा उसमें उसने मिस किया, तभी तो दूसरा चांस आया। अगर पहले पे उसने शूट नहीं किया तो इसका मतलब पहला चांस जो होगा, अब पहला जो चांस होगा उस पे वो मिस करेगा, तो मिस करेगा तो मिस करने की तो 3/4 होगी ना, शूट करने की 1/4 है। तो जब वो पहला चांस मिस करेगा, अब हो सकता है दूसरे पे शूट कर दे, तो तब वो 1/9 होगा। ये पहले पे मिस करेगा, दूसरे पे शूट करेगा। अब सपोज करो वो दूसरे पे भी शूट नहीं कर पाया, तो तीसरे पे शूट करेगा। तीसरे पे शूट कब करेगा, जब वो पहले पे मिस करेगा। पहले पे मिस करने का मतलब 3/4, दूसरे पे मिस करेगा। तो दूसरे पे मिस कैसे करेगा, दूसरे पे मिस करने की कितनी है, 1/9, शूट करने की 1/9, मिस करने की 8/9। पहले पे मिस करेगा, दूसरे पे मिस करेगा, अब तीसरे पे शूट करेगा। तीसरे पे शूट मतलब 4a पे, 4a का कितना आएगा, 1/16। अब शूट करेगा। बात समझ रहा है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4।
फिर 1/12, 1/24, ये इस तरह से आपका एक सीरीज बन जाएगी। कब तक चलता रहेगा ये? n-1 टर्म आएंगी। फिर इस सीरीज को आप सॉल्व कर दो। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। ये जो सपोज करो इसको क्या ले लिया, अगर मान लो ये p प्रोबेबिलिटी है तो ये आ जा रहा है आपका 1/4 बन जा रहा है, 3 3 जा 9, 1/12 बन जा रहा है। फिर आगे कितना बन रहा है सॉल्व करके? 1/24, 1/40 ऐसे बन रहा। अब इस सीरीज को सॉल्व करना है तो आप इसे देखो, 2 सब में से कॉमन आ रहा ना, 2 सब में से कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1/2, 1/6 बनेगा, 1/12 और 1/20। 2 यहां से कॉमन लिया था, इसे 2p कह दो। अब इसको आप ब्रेक कर दो, 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, ऐसे सीरीज सॉल्व करिए आपने। ये कट जाएंगे, क्या बच जाएगा आपका? क्या बच जाएगा? n-1/n बच जाएगा। सॉल्व करके क्या बचा ये? n-1/n। ये p आ गया। अब इसके बाद एक बात याद रखना, p आ गया, 2p आ गया, p आ जाएगा फिर यहां से। इसमें एक बात याद रखना आप कि q निकाल देना। q का मतलब 1 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? n+1/2n आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ p फेवर, अगर फेवर में, इन फेवर फाइंड करना है, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा होगा या तो फेवर में पूछा होगा या अगेंस्ट पूछा होगा। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा? व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट द, कई बार पूछा होता है ओड्स इन फेवर। 2 बातें पूछी जाती हैं, ओड्स इन फेवर, ओड्स अगेंस्ट। तो अगर ओड्स अगेंस्ट पूछा हुआ है तो आप करना Q/Q+P निकाल देना। और अगर ओड्स फेवर में पूछा होगा तो ओड्स इन फेवर में P/P+Q निकाल देना। ये ओड्स इन फेवर और ये ओड्स अगेंस्ट। अगेंस्ट के लिए Q/Q+P, ये होता है ओड्स अगेंस्ट। अब करके देख लो आप, Q/Q+P करके देख लो क्या आंसर आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 19। समझ आ गया होगा। बचा है आपका ये क्वेश्चन 20। तो इसके बाकी कराएंगे हम कल। आज के लिए होमवर्क ये है कि एग्जाम्पल जिस बच्चे ने भी अभी तक नहीं किए वो 20 तक के एग्जाम्पल कर ले, है ना, 20 तक के एग्जाम्पल। और जेई मेंस के 20 क्वेश्चन, जेई मेंस के 20 क्वेश्चंस। ठीक है। और जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है यहां तक की, वो एनसीईआरटी भी कर ले, इसी में उनकी भलाई है। कुछ अगर समझना है तो, वैसे अगर सोना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक करके लाना कल, इतना काम करके आना बढ़िया से ना, बहुत अच्छे से। बल्कि मेरा तो एडवाइस ये है कि अगर आप दोबारा कर लो इसको ना, जो क्वेश्चंस करें तो साथ साथ एक बार दोबारा भी करते जाओ। जैसे देखते जाओ उनको, जैसे जो कल पढ़ाया था उसको एक बार फिर पढ़ लेना, जो क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार फिर कर लेना, 15 मिनट लगेंगे, सब देख लेना उनको। क्यों? कहीं ऐसा ना हो आगे चलने के बाद आप सब इसमें कंफ्यूज हो जाओ, पुराने में और नए में। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप इसको रिपीट करते रहना। तो इतना काम करेंगे। मेंस तो भेज रखा भाई, मेंस भेजे नहीं है, क्वेश्चन भेज रखे मेंस के, मेंस के क्वेश्चन भेज रखे हैं। अगर नहीं भेज रखे होंगे तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।